when I started this topic, generalized vector, ठीक है ना, जितना वेक्टर के बारे में हमने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा है उसको मैंने बताया था कि हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। और जनरलाइज कैसे करेंगे? अगर मेरे पास कोई सेट V है, उसके साथ कोई F दूसरा सेट है और दो ऑपरेशंस हैं, एक वेक्टर एडिशन के करस्पॉन्डिंग है और दूसरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के करस्पॉन्डिंग। तो जो V के मेंबर्स हैं उनको तो हमने बताया था दे आर कॉल्ड वेक्टर्स, F के मेंबर्स को बताया था स्केलर्स, and this is corresponding to vector addition. और जो डॉट है this is corresponding to scalar multiplication. तो ये जो ऑल सेट है, ये सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हम लोगों ने टर्म दिया था वेक्टर स्पेस, ठीक है ना। जब हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा 3 डायमेंशन में, किसी वेक्टर को स्टडी किया होगा, हम लोगों ने वेक्टर एडिशन सीखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट और उस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में ये प्लस की ऑपरेशन जो करस्पॉन्डिंग टू वेक्टर एडिशन है और डॉट की जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, जो सेट F है और V के बीच में जो ऑपरेशन होगी उसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला था। अगर इस ऐसी हम लोग कोई भी ऑपरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डिफाइन कर सकते हैं तो हम लोग उनको एक वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर बोल देते हैं, और दैट इज आल्सो कॉल्ड जनरलाइज्ड वेक्टर। जैसे कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, अगर कोई टुपल है, n टुपल है, उनका एडिशन हमने डिफाइन किया था, that was x1 plus y1, x2 plus y2 and then xn plus y. Similarly, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अल्फा कोई स्केलर है जो F से बिलोंग करता है, इस स्केलर अल्फा का और इस वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज अगेन ए वेक्टर, दैट इज अल्फा x1, यानी कि इसके जो भी कंपोनेंट है उसके साथ अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा, मेरे पास कोई भी m by n टाइप का मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। अल्फा कोई रियल नंबर हो सकता है, तो a plus b is again an m by n मैट्रिक्स, और इसके साथ मैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, तो इस मैट्रिक्स को भी हम लोग वेक्टर डेजिग्नेट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑपरेशन वेक्टर एडिशन की भी और वेक्टर मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन की भी, मैट्रिक्स एडिशन की भी, दे आर ऑल अलाइक वेक्टर एडिशन और स्केलर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोगों ने इन जनरल किसी वेक्टर क्वांटिटी के लिए पढ़ा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस हम लोग कंसीडर करते हैं। अब इसी के साथ मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता? और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? स्केलर आता है। तो इस डॉट प्रोडक्ट को भी हम लोग जनरलाइज करेंगे और इस डॉट प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे इनर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? इनर प्रोडक्ट। तो जो वेक्टर स्पेसेस हमारे पास हैं, हर एक के करस्पॉन्डिंग हम लोग इनर प्रोडक्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इनर प्रोडक्ट क्या होगा?
इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट किनके बीच में होता है? दो वेक्टर्स के। तो इनर प्रोडक्ट भी किसके बीच में होगा? दो वेक्टर्स के बीच में। तो अगर मैं बात करूं मैपिंग में, तो जो वेक्टर का सेट मैंने लिया हुआ है v क्रॉस v, वेक्टर्स का डॉट का क्रॉस प्रोडक्ट का जो सेट लूंगा मैं, ये जो इनर प्रोडक्ट है ये v क्रॉस v से जो मैंने f लिया था सेट ऑफ स्केलर, वहां पर एक मैपिंग रहेगी, ठीक है ना। और हर एक वेक्टर की फेस के करस्पॉन्डिंग हम लोग इनर प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यही दो एग्जांपल मैंने लिए, मेरे पास एक n ट्यूपल है x1 y1, सॉरी x1 x2 x3 xn, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसी में डिफरेंट n ट्यूपल के साथ करता हूं जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं y1 y2 और yn से। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस xn yn, तो ये एक इनर प्रोडक्ट का एग्जांपल होगा इन जनरल जो भी n डायमेंशन की ट्यूपल आपके पास में है उसके लिए, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे पास a कोई मैट्रिक्स है m by n और b भी कोई दूसरा मैट्रिक्स है m by n का, तो इन दोनों के बीच में भी इनर प्रोडक्ट डिफाइन हो जाएगा। वो क्या लेंगे हम लोग? a डॉट b इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ a b ट्रांसपोज। अब आप कहोगे कि ट्रेस ऑफ a b ट्रांसपोज का मतलब क्या है? भाई a मेरे पास मैट्रिक्स है n by n, तो b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? n by m। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में क्या आएगा? मैट्रिक्स m by m। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के जो डायगोनल एंट्रीज हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज हैं, उनका अगर समेशन करो आप, तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेस। क्या बोलते हैं? ट्रेस, जिसको कि मैंने TR से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रेस। इज इट ओके? मतलब करना क्या है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स कोई B है, A B ट्रांसपोज निकालो और उसके डायगोनल एलिमेंट्स का क्या कर दो? सम। दैट इज कॉल्ड योर ट्रेस, ठीक है ना। तो वो जो भी हमारी डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी इनमें सेटिस्फाई हो जाएगी। इज इट ओके? अब इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। आएगा मैट्रिक्स क्योंकि एक वेक्टर है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी उसी के पैरेलल डिफाइन किया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग किसको डिफाइन करते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है ना। अगर किसी भी आर्बिट्रेरी इनर प्रोडक्ट के लिए दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट 0 आता है, तो उनको क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। वो दो एंट्यूपल्स भी हो सकती हैं, वो दो मैट्रिक्स भी हो सकते हैं, या कोई और डिफरेंट वेक्टर ऑब्जेक्ट जो हम लोगों ने डिफाइन करी है वो भी हो सकती है। तो मैं लिखूंगा दैट लेट V be an inner product space okay, let small u and small b belonging to B if u dot b is equal to 0, then they are called orthogonal vectors.
दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल। अब इसके बाद में हम लोग डिफाइन करते हैं ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। क्या डिफाइन करेंगे? ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। तो लेट v1 v2 vn be the set of some vectors. Now this set will be called set of orthogonal vectors. ऑर्थोगोनल सेट का वेक्टर हम इसको बोलेंगे कब? जब दो आर्बिट्रेरी अलग अलग डिस्टिंक्ट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है ना भाई? v1 का v1 के साथ डॉट प्रोडक्ट में कर सकता हूं, उसकी मुझे चिंता नहीं है, वो नॉन जीरो हो सकता है। लेकिन अगर v1 का v2 के साथ करूं, v1 का v3 के साथ करूं, v1 का v4 के साथ करूं, v1 का vn के साथ करूं, वो डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ऐसे ही v2 का v2 के साथ करूं, नो इश्यू। लेकिन v2 का v3 के साथ करूं या v1 के v4 के vn के साथ, वो क्या आना चाहिए? तो मैं लिख सकता हूं that if vi dot vj is equal to 0 for I is not equal to j and for all values of I and j, then the set is called orthogonal set of a vector. This is called orthogonal set of vectors. इसको बोलेंगे हम ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स अगर उस सेट में दो डिस्टिंक्ट वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट हमेशा क्या है? जीरो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। इज इट ऑल क्लियर टू यू? चलिए, इसी डेफिनेशन का एक और एक्सटेंशन है ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। So let me define orthonormal set of vectors. Orthonormal set of vectors. Similarly, let v1, v2, vn be the set of vectors such that vi dot vj is equal to 0 for I is not equal to j and for all values of I and j as well. vi dot vi is equal to 1 for all values of I. Means अगर उस वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ आप इनर प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? वैल्यू आनी चाहिए 1। और बाकी अगर दूसरे किसी डिस्टिंक्ट वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स। इज इट ओके? तो अगर मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है कि शो दैट these vectors are orthogonal, these vectors are orthonormal, तो आप लोग क्या करोगे? ये वाली सारी प्रॉपर्टीज शो कर दोगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर है तो दोनों का इनर प्रोडक्ट निकालो, वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0। अगर कोई सेट दे रखा है वो चेक करना है ऑर्थोनॉर्मल है कि नहीं है, तो अलग अलग सबका डॉट प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। लेकिन अगर उसी वेक्टर के साथ में करूंगा तो क्या आना चाहिए? वैल्यू आनी चाहिए 1। ऑर्थोगोनल सबसेट होता है ना? ऑर्थोनॉर्मल, हाँ, ऑर्थोगोनल सबसेट होता है ऑर्थोनॉर्मल। हाँ, सबसेट नहीं, एवरी ऑर्थोनॉर्मल इज ऑलवेज ऑर्थोगोनल, बट एवरी ऑर्थोगोनल नीड नॉट बी ऑर्थोनॉर्मल। हालांकि इसको हम लोग ऑर्थोनॉर्मल बना
सकते हैं। कैसे बनाएंगे वही अगली प्रॉब्लम हमारे पास, जिसको हम लोग ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन ठीक है। इट मीन्स मेरे पास अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, वो लीनियरली डिपेंडेंट यानी कि एलआई भी हो सकता है और एलडी भी हो सकता है। और जब एलडी होता है तो क्या होता है, किसी एक वेक्टर को हम लोग दूसरे वेक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मैं c1 v1 प्लस c2 v2 प्लस cn vn इक्वल टू 0 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कराता हूं, c1 c2 या cn की नॉन जीरो वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना। तो एक वेक्टर जिसका कि कोफिशिएंट नॉन जीरो आया, बाकी सारे वेक्टर्स को मैं दूसरी साइड में लेके जा सकता हूं, ठीक है ना। उसका मतलब क्या हुआ कि उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स की फॉर्म में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो एक वेक्टर अगर उनमें से मैं कम कर दूंगा तो मेरा बाकी काम चल जाएगा। तो इसीलिए किसी भी एलडी वेक्टर को मैं एलआई वेक्टर, उसमें से एलआई वेक्टर सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। इफ आई एम हैविंग एनी सेट ऑफ एलडी वेक्टर्स आई कैन हैव अ सेट ऑफ एलआई वेक्टर्स, ठीक है ना। उसमें से एलडी है, एलडी में से कुछ सेलेक्ट करने कुछ छोड़ दें, तो जो सेलेक्टेड मेरे पास रहेगा वो एलआई सेट ऑफ वेक्टर्स रहेगा। ऐसा मैं कर सकता हूं, ठीक है ना। अब वो जो सेट है मेरे पास, नाउ मैं आई एम हैविंग ए सेट ऑफ एलआई वेक्टर्स, ठीक है ना। एलआई वेक्टर्स का एक सेट है मेरे पास। ऑर्थोगोनलाइजेशन का मतलब है कि अब आप उस सेट से एक ऑर्थोगोनल सेट बनाना है। क्या करना है? उस सेट ऑफ एलआई वेक्टर्स का जो सेट है उससे आपको एक ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स डिराइव करना है, ठीक है ना। और करना उन्हीं से है, तो उसको कैसे करेंगे वो सब इसमें ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस में हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब जो डॉट प्रोडक्ट है, जब आपने 3 डायमेंशनल वेक्टर पढ़े हैं तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जरा एक बार ये देखो। सपोज मेरे पास ये कोई वेक्टर u है और ये दूसरा वेक्टर v है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में एंगल अगर क्या है, थीटा है, तो u डॉट v क्या होता है? What is u dot v? Magnitude of u into magnitude of v into cos थीटा, ठीक है ना। और अगर मैं यहां से कोई प्रोजेक्शन करूं, कोई परपेंडिकुलर, तो ये क्या बनेगी? दिस विल बी v cos थीटा, ठीक है ना। इतने वेक्टर, ये जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, ये किसके इक्वल होगा? v cos थीटा की, मैग्नीट्यूड ऑफ v इनटू cos थीटा, ठीक है। तो अगर मैं u की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर लूं, ठीक है ना, u की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर लूं और उस यूनिट वेक्टर के साथ इस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेक्टर कौन सा मिलेगा? यहां तक ये वेक्टर मिलेगा ना, राइट। तो इट मींस v cos थीटा मल्टीप्लाइड विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा u डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u, अभी तो यूनिट वेक्टर बनेगा ना। दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ v ओवर u, ये तो डेफिनेशन है ना, इज कॉल्ड
ठीक है, इज इट ओके? तो अब ये जो मैंने डॉट प्रोडक्ट के लिए किया था, यही अब मुझे किसके लिए करना है? किसी भी जनरल वेक्टर के लिए करना है। लेकिन यहां पर जो ये मैग्नीट्यूड मैंने डिफाइन किया हुआ है, पहली मेरी जरूरत है कि इस मैग्नीट्यूड को भी मैं जनरल वेक्टर के लिए जनरलाइज करूं। इज इट ओके? और वो जो जनरलाइजेशन है दैट इज कॉल्ड नॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? नॉर्म। तो नॉर्म को पहले डिफाइन करेंगे हम लोग। इज इट ओके? So let me define first norm. अब नॉर्म क्या है? आप लोगों को मैंने अभी बताया कि किसी वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, या उसको लेंथ ऑफ वेक्टर भी हम लोग बोलते हैं। यानी कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेजर करने का एक वे है, उसका मैग्नीट्यूड हमको बताना है या उसकी लेंथ बतानी है। तो उसका मतलब नॉर्म क्या है? नॉर्म दो वेक्टर के साथ रिलेटेड नहीं है, एक वेक्टर के साथ ही रिलेटेड है। तो अगर कोई मेरे पास V इनर प्रोडक्ट स्पेस है, लेट V बी एन इनर स्पेस प्रोडक्ट स्पेस, is it okay? And let U belongs to V, be any vector. Is it okay? The norm of U हम लोग डिफाइन करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ U डॉट, यानी कि उसी वेक्टर के साथ क्या करो? इनर प्रोडक्ट, ठीक है ना? और उसका फिर आपको करना है स्क्वायर रूट। ये जो क्वांटिटी है ये कहलाएगी आपकी नॉर्म। ये इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ U। Is it clear? ठीक है? And I think we may stop here and we can have some exercise first.